गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विकास कुमार सैनी मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विकास सर में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। और मेरे इस चैनल की तरफ से उन सभी नए बच्चों का भी ढेर सारा स्वागत हम यहां पर करते हैं जो बिल्कुल नए, बिल्कुल यहां पर हमारे सब्सक्राइबर है। तो वो नए सभी बच्चे जो हमारे इस यूट्यूब चैनल से अब भी जस्ट अभी थोड़े दिन के अंदर जो जुड़े हुए बच्चे हैं, उन सभी बच्चों को मैं यहाँ पर एक छोटी सी सलाह ये देना चाहता हूँ कि बच्चों, आप की जो क्लास यहाँ पे छूट चुकी है, तो उन क्लासों को आप पीछे वाले वीडियो को देख के उन क्लासों को आप पूरा अटेंड कर सकते हैं। उन क्लासों को जब आप अटेंड कर लोगे तो आने वाली जो मेरी क्लासें होगी, जो चैप्टर हमारे इस बोर्ड क्लासों के लिए बचे हुए हैं, तो उन चैप्टर्स के अंदर जो भी हमारे पास में कंसेप्ट बनने वाले हैं, वो सारे के सारे कंसेप्ट आपके पीछे वाले चैप्टरों से जुड़े हुए हैं। तो आप पीछे वाले चैप्टर के वीडियो जितने भी मैंने यहाँ पर इस चैनल के ऊपर अपलोड कर रखे हैं, तो बच्चों जरा आप थोड़ा उनको देखने की कोशिश करना, ताकि आपको यहाँ पर अब आने वाली जो भी हमारी क्लास होगी, जो चैप्टर हमारे यहाँ पे बचे हुए हैं, वो सारे के सारे चैप्टर आपको बिल्कुल समझ में आएंगे। और बच्चों, एक बात मैं आपको यहाँ पर और कहना चाहता हूँ कि हमारे पास में अब का जो समय बचा हुआ है बच्चों, बहुत कम समय बचा हुआ है। अगर आपको याद है तो लगभग अगस्त का आधे से ज्यादा समय बीत चुका है। अगर आप बच्चों यहाँ पे बात करते हो तो आज हमारी यहाँ पे 13 तारीख हो चुकी है। इसका मतलब 13 अगस्त। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, बोर्ड की एग्जाम आने वाले समय में बच्चों 2027 की बोर्ड की एग्जाम फरवरी में होने वाली है। तो बच्चों, आपको पता है बहुत कम समय बचा हुआ है। इस कम समय के अंदर हमें हमारे सिलेबस को भी पूरा करना है, और सिलेबस के पूरा होने के साथ ही हम यहाँ पर जो पीछे वाले सालों के अंदर हमारे बोर्ड के पेपर हो चुके हैं बच्चों, उन पेपर्स के सॉल्यूशन के बारे में भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा, ताकि आपके आने वाले समय 2027 के अंदर बच्चों जो बोर्ड की क्लास होने वाली है, उसके जो एग्जाम होंगे, उनके अंदर आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके। इसके लिए मैं बच्चों आपको ये कहता हूँ, जो नए बच्चे, जो नए सब्सक्राइबर है, वो बच्चे पीछे वाली क्लास को जरूर अटेंड करें। तो बच्चों, आज की हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा था बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसके अंदर हमारी एक्सरसाइज 6.3 चल रही थी। तो आज की इस क्लास के अंदर बच्चों, हम हमारे इस क्लास के अंदर इस चैप्टर की एक्सरसाइज 6.3 के लास्ट तक के सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। और आज की किस क्लास के अंदर बच्चों 6.3 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम हमारे यहाँ पर इस एक्सरसाइज के 26 वाले क्वेश्चंस के बारे में। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हमें क्या कहता है। तो बच्चों देखो, 26 में यहाँ पर ये कहा गया है कि हमारे पास में बच्चों यहाँ पर देखो एक ये दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबवर्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण आपका साइन इनवर्स 1/3 होता है। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों, हमारे पास में यहाँ पर एक लंबवर्तीय शंकु दिया गया है, और उस शंकु के आयतन को यहाँ पर ये कहता है कि आपको महत्तम बताना है। अगर शंकु का आयतन बच्चों महत्तम होता है, तो महत्तम का मतलब ये होता है वो अधिकतम आयतन होगा, या हम उस आयतन को उच्चिष्ट भी बोल सकते हैं। तो आयतन को यहाँ पर उच्चतम दिखाना है। साथ ही साथ बच्चों यहाँ पर ये कहता है कि हमारा जो शंकु है, उस शंकु के शीर्ष के ऊपर जो अर्ध शीर्ष कोण बना हुआ है, शीर्ष का जो आधा कोण होता है, जिसे सेमी वर्टिकल एंगल के नाम से जाना जाता है, तो वो सेमी वर्टिकल एंगल का जो मान होता है बच्चों, उस सेमी वर्टिकल एंगल अर्ध शीर्ष कोण का मान जो होता है वो साइन इनवर्स 1/3 होता है। तो चलो बच्चों, हम शुरुआत करते हैं। देखो 26 के बारे में यहाँ पे क्या कहता है। तो सबसे पहले तो बच्चों हम यहाँ पर एक शंकु मान लेते हैं, और उसके अंदर कुछ बातें यहाँ पर हम यहाँ पे मानते हैं। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखो 26 के अंदर हम यहाँ पर सबसे पहले बच्चों एक शंकु का यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए कि बच्चों ये हमारे पास में एक शंकु है, हमने ये मान लिया ये एक कोई शंकु बना हुआ है, और ये बच्चों शंकु का जो नीचे वाला वर्ताकार भाग होता है, जिसको सर्कुलर पार्ट वो कोन के नाम से जाना जाता है, ये शंकु का नीचे वाला वर्ताकार भाग हो गया। इसके इस शीर्ष से मैं बच्चों सामने वाली भुजा के ऊपर एक लंब डाल देता हूँ। मान लीजिए कि वो यहाँ पे आके मिलता है, और इस शंकु का हम नाम लिख देते हैं ए, बी और सी, और यहाँ पे मान लेते हैं कोई ओ बिंदु है। अब इस शंकु के बच्चों अर्ध शीर्ष कोण की बात करें तो ए शीर्ष हो गया इसका,
तो ए शीर्ष के ऊपर ये बना हुआ हमारा आधा कोण हो गया। तो बच्चों इस कोण को हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये कोण है हमारे पास में अल्फा। इस शंकु की बच्चों जो हमारे पास में इस शंकु की बच्चों जो हमारे पास में यहाँ पर तिर्यक लंबाई है, जिसको हम सिलेंट हाइट बोलते हैं, मान लीजिए बच्चों वो तिर्यक लंबाई हमारी एल है, उसको हम यहाँ पे एल नाम दे देते हैं। और हमारे पास इसकी जो त्रिज्या है उस त्रिज्या को बच्चों हम आर मान लेते हैं। और यहाँ पर इसकी जो ऊंचाई है जिसको हाइट कहा जाता है ओ ए, उसको हम यहाँ पर मान लेते हैं कि वो स्मॉल एच के बराबर है। तो बच्चों मान ली कि हमने इसकी ऊंचाई को यहाँ पर एच के बराबर मान लिया। अब ये सारी बातें मानने के बाद में हम यहाँ पर देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये कोण आपका 90 डिग्री का कोण बनता है। ये कोण कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। अब यहाँ पर बच्चों इस डायग्राम के अंदर मैंने जो बातें बताई हैं वो सारी की सारी हम यहाँ पे भाषा के अंदर लिख देते हैं। तो चलो गौर से सुनिएगा मेरी बात। देखो हमने यहाँ पे लिखा माना शंकु माना शंकु की त्रिज्या आर, ऊंचाई h, तिर्यक लंबाई स्मॉल r, अर्ध शीर्ष कोण अल्फा तथा आयतन v है। ये बातें हम यहाँ पे मान लेते हैं। शंकु की त्रिज्या r, इसकी ऊंचाई h मान लेते हैं, तिर्यक लंबाई हमारी l हो जाएगी और अर्ध शीर्ष कोण अल्फा है और आयतन v है। अगर हमारे शंकु का आयतन v होता है तो बच्चों देखो v का अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला देखना चाहिए, अगर हम यहाँ पर बच्चों v का अगर फॉर्मूला देखना चाहते हैं तो देखिए हमारे पास में बच्चों v का फॉर्मूला क्या होता है? v का फॉर्मूला हमारे पास में हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये तो हो गया हमारे पास में बच्चों शंकु का आयतन। मान लीजिए हम यहाँ पर इसको समीकरण नंबर 1 कहते हैं। अब देखो यहाँ पर साथ क्या कहता है, जो बच्चों शंकु का हमारे पास में आयतन होता है उस आयतन को तो हमें यहाँ पे महत्तम दिखाना है, लेकिन साथ ही साथ एक बात और कहता है, इस शंकु के आयतन के साथ साथ ये कहता है कि हमारे पास में दिए हुए पृष्ठ, यानी यहाँ पर हमारे पास में जो शंकु है उस शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो हम बच्चों एक काम और कर लेते हैं यहाँ पर, यानी हमारे पास में शंकु का आयतन हमने बच्चों v मान लिया, यहाँ पर लिख देते हैं। इस बात को भी देखो बच्चों गौर से सुनना। मैंने मान लिया अर्ध शीर्ष कोण अल्फा, आयतन को हमने मान लिया v, तथा हम यहाँ पे मान लेते तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल S है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों क्या मान लेते हैं? S है। तो ये मैंने पृष्ठीय क्षेत्रफल S मान लिया। तो देखो आयतन तो आपका v हो गया, अब आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल मानना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो देखो बच्चों हमारा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल S बराबर होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। S बराबर होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। हम यहां से इस समीकरण की सहायता से बच्चों L का मान निकाल लेते हैं। तो देखो L का मान हमारे पास में क्या हो जाएगा? S माइनस पाई आर स्क्वायर अपोन में ये बन जाएगा पाई, देखो S माइनस पाई आर स्क्वायर, और ये L का हम मान निकालेंगे तो यहां से आ जाएगा हमारे पास में पाई आर। मैं बच्चों यहाँ पे समीकरण नंबर 2 मान लेता हूं। मैंने यहाँ पर इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। अब बच्चों यहाँ पर गौर कीजिएगा, हमारे पास में जो समीकरण नंबर 1 है उस समीकरण नंबर 1 के अंदर हम h का मान यहाँ पर रखते हैं। अगर आपको याद है तो बच्चों एक फॉर्मूला होता है, हमारे पास में एक तिर्यक लंबाई L होती है, तो तिर्यक लंबाई L का फॉर्मूला होता है रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हमारे पास में तिर्यक लंबाई का सूत्र होता है L बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हम यहाँ से h का मान निकालते हैं, तो h का मान हो जाएगा रूट में L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखो मैं दोनों तरफ पहले तो रूट करूंगा,
अगर दोनों तरफ रूट करूंगा तो देखो ये एल स्क्वायर बन जाएगा, तो एल स्क्वायर बराबर हो गया आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। फिर में हम एच स्क्वायर का मान निकालेंगे तो आर स्क्वायर एल की तरफ आ जाएगा, तो एल स्क्वायर माइनस एच आर स्क्वायर, और फिर हम दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो एच का मान बन जाएगा रूट में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। मैंने कहा बच्चों ये समीकरण नंबर 3 है। अब इस समीकरण नंबर 3 को हम समीकरण 1 में रखते हैं। देखो तो हमने लिखा, देखो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 व 3 से, तो समीकरण 1 के अंदर सबसे पहले हम h का मान लिख देते हैं। तो देखो हमारे पास में v बराबर क्या आता है, इसलिए v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर। h का मान देखो हमारे पास में यहाँ पे क्या है, h का मान बन जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और इसको हम समीकरण नंबर 4 नाम दे देते हैं। अब आप यहाँ पर देखोगे तो देखो बच्चों यहाँ पर हमारे पास में एल स्क्वायर इस रूट के अंदर दे रखा है, तो इस एल का मान हम यहाँ पर समीकरण 2 से लिख देते हैं। तो देखो समीकरण 2 की सहायता से हम यहाँ पर एल स्क्वायर का मान रखते हैं। तो एल स्क्वायर का मान देखो कितना है, एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, तो इसकी होल पावर 2 हो गई। इसको एल को उठाकर हमने यहां रख दिया और माइनस में यहाँ पे दे रखा है आर स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सोल्व और करते हैं तो v इक्वल टू बन गया 1/3 पाई आर स्क्वायर। अगर बच्चों आप इसको सोल्व करते हो तो देखो क्या बनता है, एस माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये नीचे बन जाएगा हमारे पास में पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर। देखो ये स्क्वायर दोनों के ऊपर लगेगा तो एस माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये आपका आर स्क्वायर ऐसे की ऐसे बन गया। अब यहां पर देखो इसको यहां सोल्व करते हैं हम यहाँ पे, तो देखो हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है, गौर से सुनिएगा, v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये आपका पाई आर स्क्वायर रूट के अंदर अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पर हमारे पास में एलसीएम का मान क्या आएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। एलसीएम का मान हो गया यहाँ पर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ पे बन गया एस माइनस पाई आर स्क्वायर, एस माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये आपका एलसीएम पाई स्क्वायर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा पाई स्क्वायर इंटू आर की पावर 4। तो ये बन गया हमारे पास में पाई स्क्वायर इंटू आर की पावर 4। अब आगे हम इसको और सोल्व करते हैं तो देखो क्या बनता है, v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर रूट में, इसका बच्चों स्क्वायर को ओपन करते हैं तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ये बनेगा पाई एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस 2s पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर आर की पावर 4, और ये बच्चों आपका एलसीएम बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे की ऐसे बन जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। देखो पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और ये आपका माइनस, तो ये आपका कैंसिल हो गया। अब इसको काटने के बाद में देखो क्या बनता है, v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर। इस एलसीएम को हम रूट के बाहर निकालते हैं। देखो अगर इस एलसीएम को रूट के बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा 1/पाई इंटू आर स्क्वायर। देखो बच्चों गौर से सुनना मेरी बात, में क्या कहना चाहता हूँ, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर को हम रूट के बाहर करेंगे तो ये पाई की पावर कट गई और आर के ऊपर भी 2 पावर थी तो ये आर की 2 पावर भी हट जाएगी, और रूट के अंदर देखो क्या बचता है, एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। ये आपका पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये आर की 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो v का मान बन गया v इज इक्वल टू 1/3 r, और रूट में बच गया हमारे पास में एस स्क्वायर 2s पाई आर स्क्वायर। अब हम यहाँ पर बच्चों दोनों तरफ इसका वर्ग कर देते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं दोनों और वर्ग करने पर, तो हम यहाँ पर दोनों और बच्चों वर्ग करते हैं। देखो क्या बनता है, तो वर्ग करने का मतलब ये तो बन गया आपका v स्क्वायर, ये बन जाएगा 1/3 का वर्ग होगा तो आपका 3 की पावर 2 तो 9 आर स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे वर्ग करेंगे तो देखो ये हमारा वर्गमूल जिसको हम रूट बोलते हैं ये रूट हट जाएगा और ये बचेगा एस स्क्वायर 2s पाई आर स्क्वायर। थोड़ा सा हम और सोल्व करते हैं तो v स्क्वायर इक्वल टू 1/9 को बच्चों बाहर रखना, आर स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो
तो ये बनेगा एस स्क्वायर आर की पावर 2 माइनस 2s पाई आर स्क्वायर बन जाएगा आर की पावर 4। अब जो हमारे पास में जो वी स्क्वायर है हम इसको बराबर मान लेते हैं किसी के। तो देखो मैंने यहाँ पर ये कहा, आप मान लीजिए आपका जो वी स्क्वायर है आप उसको वी वन के इक्वल मान लो। हमारे पास में जो जो वी स्क्वायर है उसको आप वी वन के बराबर मान लीजिए। तो मैंने कहा वी स्क्वायर हमारा वी वन के बराबर हो गया। अब वी स्क्वायर अगर वी वन के बराबर होता है तो देखो ये मान उठाकर आप यहां पर रख दो, तो ये वी स्क्वायर तो बन गया वी वन और ये बन जाएगा 1/9s² आर स्क्वायर 2s पाई आर की पावर 4। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो बच्चों v1 किसका यहाँ पर फलन बन चुका है, v1 किसका फंक्शन है, v1 यहाँ पर r का फंक्शन होगा। तो हम यहाँ पर इसका दोनों तरफ r के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं दोनों तरफ r के सापेक्ष अवकलन करने पर, मैंने यहाँ पर ये लाइन लिखी है दोनों तरफ r के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो v1 का अवकलन हो गया dv1/dr। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो ये u 1/9 आपका u बन जाएगा, ये ब्रैकेट v हो गया। तो 1/9 को तो आप फिक्स कर दो, s स्क्वायर आपका फिक्स हो गया। अब r स्क्वायर का हम अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा 2r माइनस 2s पाई को यहाँ पे फिक्स कर दो, r की पावर 4 का यहाँ पे अवकलन करेंगे तो 4r की पावर 3, फिर r का अगर करते हैं तो 1 बचता है। तो ये हमारा अवकलन हो गया। अब इसको और आगे सोल्व करते हैं तो देखो dv1/dr इज इक्वल टू 1/9, ये बन जाएगा 2s²r और ये बन जाएगा 2 इंटू 4 बच्चों बन गया 8s पाई r क्यूब पाई r क्यूब। अब आपको पता है हमें यहाँ पर हमारे आयतन को क्या करना है, महत्तम। अगर आयतन को महत्तम करना है इसका मतलब हमें यहाँ पर द्वितीय अवकलज परीक्षण की सहायता से इस आयतन को हमें महत्तम दिखाना है। तो बच्चों मैं इसका वापस एक बार r के सापेक्ष और अवकलन कर देता हूं। तो देखो हम यहां पर लिखते हैं, देखो पुनः r के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है पुनः r के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये हमारे पास में बन जाएगा d²v1/dr², ये आपका 1/9 ऐसे कैसे 2s², r का r के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 होता है, माइनस ये बन जाएगा आपका 8s पाई, r क्यूब का अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा 3r²। इसको और सोल्व करते हैं तो ये बना d²v1/dr², 1/9 ये बन गया 2s², ये बन जाएगा आपका 8 को 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 24, तो 24s पाई r²। ये हमारे पास में देखो बच्चों किसका मान आ चुका है, ये हमारे पास में d²v1/dr² का मान आ चुका है। अब यहाँ पर उच्चिष्ट और निम्निष्ट की सहायता से हम चरम बिंदु निकालें। तो चलो चेक करते हैं। देखो उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए बच्चों हमारे पास में जो dv1/dr था उसका मान 0 होता है। तो हमने लिख दिया dv1/dr, ये आपका 0 के बराबर बन गया। अगर ये 0 के बराबर होता है तो इसका देखो मान ये था, ये पूरा का पूरा 0 के बराबर होगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, इसलिए ये आपका देखो 1/9 2s²r माइनस 8 पाई r क्यूब, ये आपका 0 बन गया। अगर ये आपका 0 बन जाता है तो देखो यहाँ से बना 2s²r माइनस 8 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम और इसको हल करेंगे तो 2s²r इज इक्वल टू 8 पाई r क्यूब। तो बच्चों यहाँ से देखो ये आपका कटेगा, तो देखो इसको मैं यहाँ सोल्व करके लिख देता हूँ, गौर से देखिएगा आप। इसको यहाँ सोल्व करते हैं तो देखो बच्चों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2s²r इज इक्वल टू 8 पाई r क्यूब। तो देखो बच्चों ये 2 इसको 4 बार काट देगा। हमारे पास में देखो बच्चों एक यहाँ पर थोड़ा सा गौर से देखना, देखो 8s था यहाँ पे,
तो बच्चों थोड़ा सही करते हैं, देखो इसको, ये यहाँ पर एस भी था हमारे पास, थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख दूं बच्चों। देखो यहाँ पे 8s पाई, देखो यहाँ पे बच्चों कितना था, यहाँ पे देखो 8s पाई आर क्यूब, 8s पाई आर क्यूब। यहाँ पर बच्चों एस और लिखो, देखो ये लो 8s पाई आर क्यूब, यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चों 8s पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर भी देखो इसको लिखते हैं 8s पाई आर क्यूब। अब देखो बच्चों आर की एक घात यहां से कट जाएगी तो दो घात बच गई, ये दो 8 को काटेगा, ये 4 बार कट गया। यहाँ पर बच्चों एस की एक पावर कट जाएगी तो एस एक बच जाएगा यहाँ पे, तो एस बराबर बन गया ये 4, यहाँ से पाई, और ये बन गया आर स्क्वायर। तो हमारे पास में एस का मान आ गया यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर। हम इसको नाम दे देते हैं, मान लीजिए देखो समीकरण हमारे पास में कितने हो गए थे, 4, तो मैं इसको बच्चों समीकरण नंबर 5 नाम दे देता हूं। अब इस समीकरण 5 की सहायता से हम आर का मान निकालते हैं। तो देखो आर का मान यहां से क्या आएगा, आर स्क्वायर हो गया एस अपॉन में 4 पाई, और आर का मान अगर हम निकालेंगे तो कितना बनेगा, आर बराबर हो गया रूट में एस अपॉन 4 पाई। तो ये बच्चों हमारे पास में आर का मान आ चुका है। इस आर के मान का मतलब होता है चरम बिंदु का मान आ चुका है। अब बच्चों हम आगे यहाँ पर देखो, हमारे पास में आर का ये जो मान है, जो ये चरम बिंदु आ चुका है, इसकी सहायता से हम आयतन को क्या दिखाएंगे, यहाँ पर महत्तम दिखाएंगे। तो बच्चों एक काम करो, आप फटाफट इसको थोड़ा सा नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब जल्दी से इसको नोट करो। तो चलो बच्चों थोड़ा सा हम देखो इसको यहां से मिटा देते हैं। देखो आर का मान ये आ चुका है, तो देखो हम यहां से इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। बच्चों गौर से सुनिएगा, देखो हम इसको यहां से थोड़ा सा हटा देते हैं। हमारे पास में एल का मान ये था, तो इसको थोड़ा सा बच्चों हम यहां से हटाते हैं, और देखो सबसे पहले हम यहाँ पर आयतन को महत्तम करके दिखाते हैं। हमारे पास में जो शंकु दे रखा है उसके आयतन को बच्चों हम महत्तम करते हैं। तो देखो हमारे पास में आर का मान ये आ गया। अब हम द्वितीय अवकलज परीक्षण को काम में लेंगे। तो देखो यहां पर लिखते हैं द्वितीय अवकलज परीक्षण से, तो द्वितीय अवकलज परीक्षण को हम काम में लेते हैं। तो देखो हमारे पास में आर का मान कितना आया, आर का मान हो गया रूट में एस अपॉन 4 पाई। तब इस आर के मान को उठाकर सीधा बच्चों डबल डैश का मतलब है डी स्क्वायर वी वन अपॉन डी आर स्क्वायर में रखते हैं। देखो तो मैंने यहाँ पे लिखा डी स्क्वायर वी वन अपॉन डी आर स्क्वायर, 8 आर का मान हो गया रूट में एस अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू, देखो इसका मान क्या है 1 अपॉन 9, ब्रैकेट में देखो हमारे पास में क्या था, यहाँ पे देखो क्या है 2s स्क्वायर माइनस ये आपका 24s पाई, 24s पाई। आर का मान देखो हमारे पास में ये था, तो यहाँ पर है आर स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, तो हमारे पास में देखो आर स्क्वायर का मान आएगा एस अपॉन 4 पाई, एस अपॉन 4 पाई। अब इसको सोल्व करते हैं, तो देखो बच्चों ये यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 4 है, तो ये 6 टाइम कैंसिल हो गया, यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो देखो ये बना 1 अपॉन 9 2s स्क्वायर माइनस ये आपका 6s इंटू एस, ये बन गया 6s स्क्वायर। इसको अगर बच्चों आप पूरा सोल्व करोगे तो देखो ये क्या बन जाएगा माइनस यहाँ से 4s स्क्वायर अपॉन 9। देखो ये 9 आपका ऐसे कैसे बच गया, यहाँ से आपका माइनस में 6s स्क्वायर हो गया, तो ये माइनस में 4s स्क्वायर 9। अगर आप देखोगे तो बच्चों इसका साइन क्या हो गया, इसका साइन माइनस हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डी स्क्वायर वी एम वन अपॉन डी आर स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा, आपका लेस देन 0 हो जाएगा। और अगर हमारे पास में डी स्क्वायर वी वन अपॉन डी आर स्क्वायर का मान अगर 0 से छोटा हो जाता है, यानी ऋणात्मक अगर आ जाता है, तो बच्चों यही शर्त क्या होती है, हमारी उच्चिष्ट की शर्त होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में जो शंकु दे रखा था उसका आयतन क्या होगा, अधिकतम होगा। तो जो देखो बच्चों हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, इसलिए शंकु का
इसलिए शंकु का आयतन अधिकतम, अधिकतम का मतलब बच्चों महत्तम ही होता है, आयतन अधिकतम होगा। ये शर्त हमारे सामने निकल के आ गई, यानी हमारे पास में जो हमारा बच्चों शंकु का आयतन दे रखा था वो शंकु का आयतन महत्तम या अधिकतम हमारा हो चुका है। अब इसका देखो दूसरा भाग क्या है, दूसरा भाग ये कहता है कि उस लंबवर्तीय शंकु का जो अर्धशीर्ष कोण है वो साइन इनवर्स 1/3 होता है। तो अब हम यहाँ पर अर्धशीर्ष कोण, जिसको मैंने यहाँ पे अल्फा नाम दिया है, इस अर्धशीर्ष कोण को बच्चों यहाँ पे सत्यापित करने वाले हैं। तो आप जरा एक बार इसको नोट कीजिएगा, इस पार्ट को बच्चों और नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो बच्चों अब हम आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर देखो बच्चों थोड़ी सी जगह मैं यहाँ से काम में ले लेता हूँ, तो इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, फिर इसके आगे वाले अर्धशीर्ष कोण की हम बात करेंगे। तो देखो बच्चों हम यहाँ से देखो इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, और आप मेरी बात पर गौर कीजिएगा। देखो हम इसको मिटा देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, और इसके अर्धशीर्ष कोण की हम बात करेंगे कि वो आपका जो अर्धशीर्ष कोण है उस अर्धशीर्ष कोण का मान यहाँ पर हमारे पास में होता है साइन इनवर्स 1/3। यानी आपको ये निकाल के अब हम यहाँ पर दिखाते हैं। अर्धशीर्ष कोण का मान बच्चों यहाँ पर कितना दे रखा है, साइन इनवर्स 1/3। तो चलो बच्चों हम चेक करते हैं। देखो यहाँ पर हमें बच्चों थोड़ी से मान की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर मुझे एस के मान की जरूरत है। तो देखो मैं इस एस वाले मान को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एस बराबर देखो हमें कितना दे रखा है, यहाँ से देखो एस का मान है 4πr², और इसको समीकरण नंबर मैंने यहाँ पे 5 नाम दे रखा है। अब इसको बच्चों हटा देते हैं देखो, और फिर हम यहाँ पर इसके अर्धशीर्ष कोण की बात करते हैं कि ये साइन इनवर्स 1/3 होता है। तो चलो चेक करते हैं। इस एस के मान को आप सीधा उठाकर यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में रख दो। जो एस का मान है हमारे पास में, इसको हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो देखो हम यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 2 व 5 से। तो देखो मैंने लिखा एल बराबर, देखो एस का मान आपको यहाँ पे रखना है, तो एस का मान है 4πr² माइनस πr², और अपोन में आपको दे रखा है यहाँ पर πr, ये आपका हो गया πr। इसको देखो बच्चों हम सोल्व करते हैं, देखो क्या आता है, L इज इक्वल टू 4πr² माइनस πr², तो ये बन गया 3πr² अपॉन πr। तो देखो आपका पाई से पाई कैंसिल हो गया और r की एक पावर कैंसिल हो गई, तो हमारे पास में L का मान यहाँ पे आ गया 3r। हमने कहा ये समीकरण नंबर आपका 6 है। तो हमारे पास में बच्चों यहाँ पर जो तिर्यक लंबाई था, उस तिर्यक लंबाई का मान आ गया 3r के बराबर। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बच्चों आपका एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है, और वो समकोण त्रिभुज क्या है, AOB। तो इस समकोण त्रिभुज से हम कुछ संबंध लिखते हैं। देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा समकोण त्रिभुज AOB में, समकोण त्रिभुज AOB में, गौर से सुनिएगा बच्चों मेरी बात। मैंने इस समकोण त्रिभुज के अंदर साइन अल्फा का फॉर्मूला लगाया। तो देखो साइन अल्फा बच्चों क्या होता है, साइन अल्फा होता है आपका लंब बटा कर्ण, जिसको हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। तो देखो हमारे पास में बच्चों यहाँ पे लंब का मान क्या हो गया, लंब हो गया हमारा OB। तो मैंने यहाँ पर लिखा OB, और यहाँ पे कर्ण हो जाएगा AB, यानी आपका परपेंडिकुलर तो हो गया OB और हाइपोटेन्यूस हो गया आपका AB। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो देखो ये तो बन गया आपका साइन अल्फा। OB की वैल्यू देखो क्या है, OB हमारा R के इक्वल है, और AB देखो हमारा क्या है, AB हमारा L के इक्वल दे रखा है, तो ये हो गया हमारा L। आगे हम यहाँ पे चलते हैं, तो देखो गौर से सुनिएगा, इक्वेशन नंबर 6 देखो यहाँ पे क्या थी, उस इक्वेशन 6 से हम यहाँ पर L का मान रख देते हैं। तो L हमारा है 3R के इक्वल, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों, ये मैंने किससे लिखा है, समीकरण नंबर 6 से, समीकरण नंबर 6 से। तो देखो आपका R से R कैंसिल हो जाएगा,
तो ये बन गया एस एल्फा इज इक्वल टू 1/3। और अगर हम यहाँ पर एल्फा का मान निकालेंगे तो हमारे पास में क्या होता है, साइन इनवर्स 1/3। यानी हमारे पास में जो अर्ध शीर्ष कोण था इस लंबवर्तीय शंकु की, बच्चों हम जो बात कर रहे हैं, इसका जो अर्धशीर्ष कोण हमारे पास में अल्फा था उसका मान बच्चों कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/3 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अर्धशीर्ष कोण बच्चों कितना दे रखा था, साइन इनवर्स 1/3 दे रखा था। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा जो 26 वाला क्वेश्चन है ये पूरा हो जाता है। तो बच्चों लास्ट में यहाँ पे लिख देना इति सिद्धम, इति सिद्धम। जल्दी से बच्चों आप नोट करो, फिर हम आगे 27 वाले इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आप जल्दी से नोट कीजिए। तो चलो बच्चों अब आगे हम 27 नंबर वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो 27 के अंदर हमें क्या कहता है, 27 के अंदर हमारे पास में एक वक्र का समीकरण दिया गया है और उस वक्र के बारे में यहाँ पर ऐसे कहता है ये कि उस वक्र के ऊपर हमारे पास में कोई एक बिंदु है, उस बिंदु की किसी अन्य बिंदु से जो हमारे पास में दूरी होती है उस दूरी का न्यूनतम मान यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा। यानी हमारे पास में वक्र के ऊपर कोई एक बिंदु है और यहाँ पर एक दूसरा बिंदु और स्थित है, तो उस दूसरे बिंदु से और वक्र के ऊपर स्थित जो बिंदु होता है उसकी जो बीच की न्यूनतम दूरी होती है, बीच की जो हमारे पास में दूरी होती है उसका न्यूनतम मान यहाँ पे बताना है। और जब वो दूरी न्यूनतम हो जाती है तो बच्चों यहाँ पर ये कहता है कि हमारे उस वक्र के ऊपर जो बिंदु है उस बिंदु के आप निर्देशांक बताइए। तो चलो बच्चों हम शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पर क्या कहता है ये 27 के अंदर, सबसे पहले तो देखो हम यहाँ पर एक काम करते हैं बच्चों, हमारे पास में जो वक्र का समीकरण है उस वक्र के समीकरण के ऊपर एक स्वेच्छ बिंदु मान लेते हैं। तो चलो देखो हम इसको मान लेते हैं, माना माना वक्र x² बराबर 2y पर, माना वक्र x² बराबर 2y पर कोई बिंदु pxy स्थित है। मेरी बातों पर बच्चों गौर करना। देखो मैंने क्या कहा, हमारे पास में जो वक्र का समीकरण दिया गया है इस वक्र के समीकरण के ऊपर ये कहता है कि हमारे पास में कोई एक बिंदु है, तो हमने उस बिंदु के निर्देशांक मान लीजिए कि वो बिंदु हमारा क्या है, pxy है। अब आपको पता है कि ये बिंदु इस वक्र के ऊपर स्थित है, तो बच्चों ये जो बिंदु है इसके निर्देशांक इस वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट करने का मतलब x की जगह x रखना होता है और y की जगह y रखना होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसलिए x² हमें यहाँ पर 2y के बराबर मिल जाता है। मैंने कहा समीकरण नंबर 1। अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास में ये जो वक्र का समीकरण है ना, अगर आप इस वक्र को देखते हो तो ये वक्र आपका एक परवलय है। ये वक्र किसी एक परवलय को प्रदर्शित करता है और परवलय भी कौन सा परवलय है, ये इस परवलय का, इस पैराबोला का जो हम यहाँ पर चित्र देखते हैं, डायग्राम जो देखते हैं, ये पैराबोला आपका वाई एक्स की धन दिशा की तरफ बनता है। तो देखो इसका अगर हम यहाँ पर डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो बच्चों देखो इसका जो डायग्राम बनेगा, इसका डायग्राम बनेगा इस तरीके से, वाई एक्स की धन दिशा की तरफ ये आपका परवलय बनने वाला है। तो ये जो पैराबोला जो परवलय है इसका डायग्राम ये हो गया। इसका नाम है बच्चों यहाँ पर देखो, इसको यहाँ पे बता रखा है, इसको बता रखा है x² बराबर 2। तो बच्चों ये आपको पता है ये तो हमारा x एक्सिस होता है और ये हमारा क्या होता है, y एक्सिस, और ये आपका होता है मूल बिंदु। अब यहाँ पर देखो बच्चों मैंने कहा है कि इस वक्र के ऊपर कोई बिंदु pxy है। तो देखो P के जो निर्देशांक है यहाँ पर, मतलब P बिंदु के जो निर्देशांक है दोनों प्लस में है। इसका मतलब हम मान लेते हैं कि माना ये P बिंदु हमारे पास में यहाँ पर स्थित है। हमने मान लिया कि ये P बिंदु यहाँ पर स्थित है। अब आगे देखो क्या कहता है,
इस वक्र के ऊपर जो हमारे पास में स्थित बिंदु है, उस बिंदु से इस बिंदु के बीच की जो दूरी होती है वो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। यानी अगर हम इस बिंदु की बात करते हैं तो देखो ये बिंदु बच्चों y एक्स की धन दिशा की तरफ जाएगा। तो मान लो y एक्स ये हो गया, इसकी धन दिशा में हम यहाँ पर मान लेते हैं वो जो आपका बिंदु है, उस बिंदु को मैंने यहाँ पे मान लिया, जिसके निर्देशांक देखो हमें क्या दे रखे हैं बच्चों, उसके निर्देशांक है हमारे पास में 0,5। अब हम इस बिंदु को भी नाम दे देते हैं। मान लीजिए ये बिंदु हमारा Q है, तो हमें ये कहता है कि आपको PQ जो दूरी है ना, इस दूरी को न्यूनतम बताना है। यहाँ पर क्या कहता है, इस बिंदु की जो हमारे पास में वक्र के ऊपर स्थित बिंदु होता है, उस बिंदु से जो दूरी होती है वो न्यूनतम दूरी है। तो इस दूरी को आपको न्यूनतम बताना है। तो जब इस दूरी को हम न्यूनतम बताएंगे तो बच्चों वहां से हमारे पास में इस P बिंदु के निर्देशांकों के मान निकल के आएंगे। तो चलो चेक करते हैं, गौर से सुनना है यहाँ पे। सबसे पहले बच्चों हम इन दोनों के बीच की दूरी को यहाँ पर कह देते हैं, मान लो कुछ भी आप, इसके जो बीच की दूरी है बच्चों उसको मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ। मान लो कि इसके बीच की जो दूरी दे रखी है उसको हम यहाँ पर डी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चों, डी मान लेते हैं। तो बीच की दूरी को मैंने डी कहा, तो यहाँ पर लिख देते हैं, देखो यदि P तथा Q के बीच की दूरी d हो तो हम लिखते हैं यदि P x y तथा Q 0,5 के मध्य की दूरी d हो तो बच्चों d बराबर हमारे पास यहाँ पर दूरी सूत्र लगेगा। तो दूरी सूत्र अगर बच्चों आपको याद है तो क्या होता है, रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो दूरी सूत्र बनेगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो देखो d इज इक्वल टू बनेगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब बच्चों अगर आप यहाँ पर देखते हो तो देखो समीकरण नंबर 1 के अंदर एक्स स्क्वायर का मान किसके बराबर है, 2y के बराबर। तो इस एक्स स्क्वायर का मान हम 2y के बराबर कर देते हैं। तो d बराबर हमारे पास में हो जाएगा, यहाँ पर देखो 2y प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये हमने समीकरण नंबर 1 की सहायता से लिखा है यहाँ पर। तो देखो d का मान हमारे पास में क्या हो जाएगा, अब हम d का मान अगर देखते हैं तो देखो बच्चों बनता है y 2y प्लस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ये बनेगा y स्क्वायर प्लस 25 माइनस में 10y। और इसको सोल्व करते हैं तो देखो d इज इक्वल टू बन गया हमारे पास में y स्क्वायर माइनस ये 10y है, ये 2y है, तो बच्चों ये बन जाएगा आपका 8y प्लस में 25। अब इतना होने के बाद में बच्चों हम यहाँ पर देखो क्या करते हैं, अगर आपको याद है तो देखो मैंने एक बात आपको याद दिलाई थी। यहाँ पर मैंने ये कहा था कि जब भी आपका उच्चिष्ट और निम्निष्ट का टॉपिक आता है और इसके अंदर हमारे पास में जो फलन दिया जाता है, जैसे ये दूरी वाला फलन आ गया, तो कोई भी अगर फलन दिया जाता है जिसका हमें अवकलन करना होता है, तो उस दूरी फलन के अंदर अगर बच्चों हमारे पास में अगर रूट का कोई मान आता है तो हम वहां पर दोनों तरफ उसका वर्ग कर देते हैं ताकि वो आपका रूट हट जाए। तो देखो यहाँ पर हम बच्चों इसका वर्ग कर देते हैं दोनों तरफ। तो यहां पर मैं लिख देता हूं दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो देखो ये बन जाएगा आपका डी स्क्वायर और इधर का आपका रूट हट जाएगा, तो ये बच जाएगा वाई स्क्वायर माइनस में 8y प्लस 25। अब यहाँ पर जो डी स्क्वायर है इसको बच्चों हम किसी के बराबर मान लेते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, माना आपका जो डी स्क्वायर है बच्चों उसको आप मान लो d1 के बराबर, तो इसको सीधा यहाँ पे लिख दो, इसलिए डी स्क्वायर हो गया आपका d1 और ये बन गया वाई स्क्वायर माइनस में 8y प्लस 25। अब d1 आपका देखो किसका फलन बन चुका है, d1 आपका y का फलन बन चुका है। तो आप दोनों तरफ y के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो हम लिखेंगे दोनों तरफ y के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d1 का y के सापेक्ष अवकलन बन गया d1 अपॉन dy, d1 अपॉन dy। y स्क्वायर का अवकलन होगा 2y
8 आपका फिक्स हो जाएगा, y का y के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा और 25 आपका बन जाएगा 0। तो हमारे पास में बच्चों d1 अपॉन dy का मान देखो क्या बन गया, 2y माइनस 8, 2y-8। अब बच्चों आपको याद होना चाहिए, हमें यहाँ पर जो दूरी दी गई है उस दूरी का क्या निकालना है, न्यूनतम मान निकालना है। तो न्यूनतम मान निकालने के लिए हम यहाँ पर द्वितीय अवकलित परीक्षण काम में लेंगे। इसका मतलब बच्चों आपको एक बार और y के सापेक्ष अवकलन करना है। तो हमारे पास में देखो बच्चों ये जो आया इसका एक बार और y के सापेक्ष अवकलन करना है। तो देखो हम यहाँ पर लिख देते हैं दोनों तरफ पुनः y के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये बन गया बच्चों d² d1। देखो इसका एक बार अवकलन और करेंगे तो ये बन जाएगा d² d1 अपॉन dy² अपॉन dy² और इज इक्वल टू, देखो बच्चों 2 तो आपका हो गया फिक्स, y का y के सापेक्ष अवकलन बन जाएगा आपका 1। और अगर आप बच्चों यहाँ पर इस -8 की बात करते हो तो 8 आपका कोस्टेंट होता है, कोस्टेंट का अवकलन क्या बन जाएगा 0। तो ये आपके पास में बन जाएगा d² d1 अपॉन dy² इक्वल टू बच्चों कितना बन जाएगा आपका 2 बने जाएगा। अब यहाँ पर हम उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए चरम बिंदु निकालते हैं। तो देखो हम यहाँ पर लिखते हैं उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए बच्चों d1 अपॉन dy, इसको हम 0 बना देते हैं। अगर ये आपका 0 हो जाता है, ये आपका 0 हो जाता है तो इसका मान भी 0 के बराबर होगा। तो इसलिए हम बोल देते हैं 2y-8 इज इक्वल टू 0। देखो इसका मान 2y-8 इज इक्वल टू 0 बन गया। तो ये बन गया 2y इज इक्वल टू 8 और यहां से बच्चों y का मान निकालेंगे तो कितना बन जाएगा, y का मान हमारे पास में 4 बने जाएगा। अब हम यहाँ पर इस चरम बिंदु y के मान की सहायता से हमारे पास में ये जो दूरी, हमारे पास में ये दूरी जो d आ रही है, इस दूरी के मान को बच्चों यहाँ पे निम्नतम करेंगे। देखो क्या कहता है न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब निम्नतम या निम्निष्ट। तो चलो यहाँ पर हम द्वितीय अवकलित परीक्षण को काम में लेते हैं। तो गौर से सुनिएगा बच्चों मेरी बात, द्वितीय अवकलज परीक्षण से, द्वितीय अवकलज परीक्षण से बच्चों आपको याद होगा क्या करते हैं, यहाँ पे कह रखा है y का मान, देखो इसने क्या कहा था, y का मान 4 के बराबर था तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 4। तो तब हमारे पास में देखो क्या निकल के आता है d² d1 अपॉन dy²। इसके अंदर बच्चों y की वैल्यू आपको प्लस में 4 दे रखी है, तो ये मान उठाकर आपको डायरेक्ट इसके अंदर रखना है। तो डायरेक्ट अगर आप यहाँ पर रखोगे तो बच्चों यहाँ पर देखो डायरेक्ट इसका मान कितना दे रखा है, 2 के इक्वल दे रखा है, तो हम लिख देते हैं 2। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बच्चों इस 2 के आगे साइन किसका है, इस 2 के आगे आपका प्लस का साइन है। इसका मतलब यहाँ पर d² d1 अपॉन dy² का मान क्या मिल गया, पॉजिटिव मिल गया, धनात्मक मिल गया। और धनात्मक होने का मतलब क्या लिखते हैं हम, d² d1 अपॉन dy² इज ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इज 0, सॉरी बेटा ग्रेटर देन 0। और अगर इसका मान ग्रेटर देन 0 हो जाता है, 0 से बड़ा हो जाता है, तो हमारे पास में दूरी क्या होगी, न्यूनतम होगी। तो हम लिख देते हैं देखो यहाँ पर, इसलिए दूरी न्यूनतम, दूरी बच्चों क्या हो जाएगी हमारे पास में, इसलिए दूरी न्यूनतम होगी। दूरी क्या होगी बच्चों, न्यूनतम। अब दूरी जब न्यूनतम होती है तो यहाँ पर ये कहता है कि हमारे पास में जो स्थित बिंदु होता है ना, उस वक्र के ऊपर जो स्थित बिंदु है वो बिंदु के निर्देशांक क्या बनेगी। तो देखो बच्चों y का मान तो हमारे पास में कितना आ चुका है, प्लस का 4 आ चुका है। तो इस y के मान को उठाकर आप समीकरण नंबर 1 में रख दो। तो हम यहाँ पर लिखते हैं देखो, यदि y बराबर प्लस में 4 तब समीकरण 1 से, तो देखो बच्चों x², y का मान आपको देखो कितना दे रखा है यहाँ पर 4, तो 2 इंटू 4, तो ये बन गया आपका, ये तो 8 बन गया, तो x का मान कितना आ जाएगा
प्लस माइनस 2√2। इसलिए बच्चों अब यहाँ पर देखो हमारे पास में x का क्या मान आया, एक तो प्लस 2√2 और एक माइनस 2√2। अब आप यहाँ पर ऑप्शन में देखो क्या क्या मान दिया गया है। देखो y वाला मान कितना आया था हमारा, प्लस का 4। तो देखो बच्चों y का मान केवल इसी में दे रखा है, तो x का मान यहाँ पर प्लस माइनस दोनों दे रखे हैं, तो यहाँ पर केवल प्लस वाले मान की बात करता है। तो इसका मतलब हम लिख देंगे, इसलिए पी एक्स वाई बराबर हमारे पास में हो जाएगा x का मान 2√2 और y का मान यहाँ पे 4। तो बच्चों ये 28 नंबर का जो हमारे पास में ऑब्जेक्टिव टाइप का वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न था उसका उत्तर हो जाएगा 2√2, 4। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप नोट कीजिएगा बेटा। तो चलो बच्चों अब हम आगे 28 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो उसमें क्या कहता है, अगर आप बच्चों उसके अंदर देखते हो तो देखो यहाँ पर हमारे पास में एक फंक्शन का मान दे रखा है, और फंक्शन के मान के बाद में देखो हमारे पास में यहाँ पर क्या कहता है कि उस फंक्शन का आपको न्यूनतम मान निकालना है। यानी आपको एफ एक्स का कोई मान दे रखा है और उस एफ एक्स के मान के लिए ये कहता है कि आपको वहां पर न्यूनतम मान बताना है। तो न्यूनतम मान बताने के लिए सबसे पहले हमें इस फंक्शन के मान को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यानी आपको दिया गया जो फलन है हम उसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन करने के बाद में उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए हम f डैश x को 0 बना देंगे। 0 बनाने के बाद में हमारे पास वहां से बच्चों चरम बिंदु आएंगे, उन बिंदुओं को सीधा उठाना है और आपको इस एफ एक्स के मान में रखना है। तो जो एफ एक्स के अंदर रखने के बाद में सबसे कम मान आएगा वो आपका न्यूनतम मान हो जाएगा, और जो सबसे ज्यादा मान आएगा वो उच्चतम मान हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा है, न्यूनतम मान, तो वो कम वाला मान हमारा इस ऑप्शन में हमें देखने को मिलेगा। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो इसकी बातें 28। सबसे पहले बच्चों हम इसको एफ एक्स के बराबर मान लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो 28 हमने सबसे पहले यहाँ पे मान लिया कि हमारे पास में जो फंक्शन दिया था वो एफ एक्स के इक्वल है। देखो एफ एक्स का मान क्या है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है। अब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये एफ एक्स का एक फंक्शन है। इसका मतलब बच्चों दोनों तरफ आपको एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो चलो हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने। तो एफ एक्स का अवकलन देखो बच्चों यहां से ले लेते हैं इस मान को। एफ एक्स का अवकलन हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो देखो u अपॉन v वाला यहाँ पर आपका अवकलन का गुणधर्म लग जाएगा। तो आपको पता है अपोन वाले का तो बच्चों क्या होता है, स्क्वायर। तो अपोन वाले का तो हम यहाँ पर कर देते हैं देखो स्क्वायर। तो अपोन में दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों इसका तो हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको हम यहाँ पर स्थिर करते हैं। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो स्थिर हो गया। इस ऊपर वाली क्वांटिटी जिसको हम u बोलते हैं, u का अवकलन, तो एक का अवकलन अचर है तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा। माइनस x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन बन जाएगा आपका 2x। फिर माइनस में ये आपका ऐसे कैसे बनेगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों नीचे वाले v का अवकलन करेंगे तो देखो 1 का अवकलन 0, x का x के सापेक्ष अवकलन आपका 1 बन जाएगा और एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x। तो बच्चों ये आपका अवकलन पूर्ण हो चुका है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखो तो देखो हमारे पास में क्या बनता है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से बच गया हमारे पास में देखो 2x माइनस 1। इधर देखो माइनस, ये बन गया आपके पास में 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और इनटू में ये बन गया 2x प्लस 1 और उसके अपोन में देखो हमारे पास में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे इसको और सोल्व करते हैं तो देखो क्या मिलता है हमें यहाँ पे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू
अब देखो बच्चों ये पूरा ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई होगा तो देखो क्या मिलता है, 1 को 2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास में बनेगा 2x माइनस 1। इस 1 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब x को 2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 2x तो प्लस का 2x स्क्वायर, x इंटू माइनस 1 माइनस का x स्क्वायर को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 2x क्यूब, एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो ये एक्स स्क्वायर बन गया। अब देखो यहाँ पर ये माइनस साइन इस पूरे ब्रैकेट से इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो इस 1 को जब हम इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इसका साइन चेंज होगा। तो देखो हमने लिखा है यहाँ पर 1 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2x, लेकिन इसका साइन आएगा माइनस का। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये क्या बन जाएगा आपका -1। अब आगे देखो ये माइनस, ये आपका माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस बन जाएगा, और ये x पूरे इस 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो देखो x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन गया 2x स्क्वायर प्लस ये आपका x बन गया। अब आगे देखो ये x स्क्वायर 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन चेंज होगा इसमें, तो यहाँ पे देखो ये इसका साइन माइनस का बन जाएगा, तो माइनस में 2x क्यूब और ये माइनस में बन गया आपका x स्क्वायर, और अपोन वाले मान को हम बच्चों ऐसे के ऐसे लिख देते हैं, ये आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो मान करते हैं हम उनको काटते हैं, देखो तो देखो क्या मिलता है हमारे पास में, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखो आपका 2x से ये 2x कैंसिल, 2x स्क्वायर देखो 2x स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर माइनस का ये रहा और एक स्क्वायर माइनस का ये रहा, इस प्लस के 2x स्क्वायर से ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर कट गया। आगे देखो क्या बचा 2x क्यूब, तो बच्चों देखो हमारे पास कहीं ना कहीं 2x क्यूब आएगा। देखो बच्चों गौर करो, ये यहाँ पे 2x क्यूब बनेगा, इसको आप क्यूब करो, देखो एक्स स्क्वायर इंटू 2x तो ये 2x क्यूब आएगा, तो देखो ये 2x क्यूब इस 2x क्यूब से कट जाएगा। और देखो बच्चों क्या बचा हमारे पास में, ये x, ये माइनस का x, ये प्लस का x कैंसिल हो गया, और इसमें देखो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है तो जो वैल्यू बचती है उसको लिख देते हैं। तो देखो x में क्या बचा हमारे पास में 2x स्क्वायर और -1 और -1 बन गया हमारा -2, अपोन आपके पास में था 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर बच्चों इसको थोड़ा सा सोल्व और कर लेते हैं तो देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा तो ये बन गया एक्स स्क्वायर -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास में एफ डैश एक्स का मान आ चुका है। अब आपको पता है देखो यहाँ पे क्या पूछा है, न्यूनतम मान, तो आपको पता है कि यहाँ पर उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए हम एफ डैश एक्स को 0 करेंगे। तो देखो बच्चों हम यहाँ पर लिखते हैं उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए आपका एफ डैश एक्स का मान 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो हम लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए 2 गुणा एक्स स्क्वायर -1 अपोन में देखो बच्चों क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इक्वल में क्या आ जाएगा 0। अगर आप यहाँ पर देखते हो तो देखो ये अगर बच्चों हम इसको वज्र गुना करेंगे तो ये सीधा इधर 0 की तरफ चला जाएगा, तो ये बन गया 2 इंटू एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। इसको बच्चों यहाँ पे हम सोल्व करते हैं तो देखो इस 2 को भी 0 की तरफ ट्रांसफर कर दो तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास में x का मान क्या आएगा यहाँ पे ±1, x का बच्चों क्या मान आएगा ±1। तो ये हमारे पास में x का मान आ चुका है। इस x के मानों को बच्चों हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, क्रांतिक बिंदु। क्या बोलते हैं यहाँ पर, क्रांतिक बिंदु। अब यहाँ पर ये कहता है x के सभी मानों के लिए का न्यूनतम मान बताना है। तो बच्चों आपके पास में x बराबर 2 मान आ गए, एक तो मान आ गया आपका +1 और दूसरा -1। तो इन मानों को दोनों को उठाकर आपको fx में रखना है। जो बड़ा मान आएगा वो उच्चतम हो जाएगा, जो छोटा मान आ जाएगा वो न्यूनतम में हो जाएगा। तो चलो इनको रखते हैं हम सीधा fx के अंदर। देखो यहाँ पर हमने लिखा है यहाँ पर, अब
ये लो बच्चों, मैंने x की जगह यहाँ पर प्लस का 1 कर दिया। इस एफ एक्स के अंदर मैंने सीधा प्लस का 1 यहाँ पे रखा, तो इसको हल करते देखो 1 माइनस 1 प्लस 1 की पावर 2, नीचे भी आपका 1 प्लस 1 और 1 की पावर 2। इसको बच्चों सोल्व करोगे तो देखो ये 1 से 1 कैंसिल, तो ये बन गया 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1। तो ये आपके पास में कितना आ गया बच्चों, 1/3, 1/3 आ गया। दूसरा मान यहाँ पर हम -1 से करेंगे, तो x की जगह देखो -1 करना है, तो ये तो आपका ऐसे की ऐसे वर्ड, x की जगह -1 माइनस x की जगह -1, x की जगह -1 अपॉन आपका देखो 1, x की जगह आपको करना है -1 और x की जगह करना है बच्चों -1। अगर आप इसको सोल्व करते हो, f -1 देखो 1 माइनस और माइनस +1, ये आपका +1 अपॉन ये बच्चों आपका 1, ये -1, ये +1, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 3/1 बराबर 3। अब बच्चों आप यहाँ पर खुद देखिए, यहाँ पर हमारे पास में जो x के मान -1 और +1 आए थे, इन दोनों में आप खुद देखो एफ एक्स का बड़ा मान कौन सा है, ये बड़ा मान है कि ये बड़ा मान है। तो अगर आप देखोगे 1/3 और 3 में आपका 3 बड़ा हो गया, तो ये तो होगा हमारा एफ एक्स का उच्चतम मान, ये तो क्या होगा एफ एक्स का उच्चतम मान, और ये हो जाएगा हमारा एफ एक्स का न्यूनतम मान। तो आपको देखो क्या पूछा था, न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब न्यूनतम, तो इसका मतलब x बराबर 1/3 आपका न्यूनतम मान हो जाएगा, मतलब 28 नंबर का हमारा डी वाला ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। तो चलो बच्चों जल्दी से आप नोट करो, फिर हम 29 की बात करते हैं। तो चलो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो 29 के अंदर हमें क्या कहता है, तो हम इसको फटाफट यहाँ से हटाते हैं। और देखो बच्चों 29 की अगर आप यहाँ पर बात करते हो, तो देखो 29 के अंदर हमारे पास में एफ एक्स का मान दे रखा है, और एफ एक्स का मान देने के बाद में आपको यहाँ पर ये कहता है कि कौन सा हमारे पास में एफ एक्स का उच्चतम मान होगा। तो कहने का मतलब है आपको एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स निकालने के बाद में उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए एफ डैश एक्स को हम 0 के बराबर बनाएंगे, और 0 के बराबर उसे लिखने के बाद में हमारे पास में जो x के मान आते हैं, उन x के मानों को इस अंतराल में चेक करना है। जो x का मान आपके पास में इस अंतराल पे मिलता है, उस मान पर, और x बराबर 0 हो जाएगा और x बराबर आपका 1 हो जाएगा, तो उन तीनों मानों के ऊपर बच्चों आपको एफ एक्स का मान निकालना है। और जब आप एफ एक्स का मान निकाल लेते हो, तो एफ एक्स का मान निकालने के बाद में जो सबसे ज्यादा एफ एक्स का मान आएगा वो उच्चतम होगा, और सबसे कम जो मान आ जाएगा वो एफ एक्स का न्यूनतम मान हो जाएगा। तो चलो बच्चों सबसे पहले तो हम इसको एफ एक्स के बराबर लेते हैं। तो देखो 29 नंबर वाला क्या कहता है यहाँ पर, सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसको मान लेते हैं कि हमारे पास में एफ एक्स का मान है, एफ एक्स का मान है देखो क्या दे रखा है, एक्स इंटू एक्स माइनस में 1 प्लस 1 होल पावर 1/3, और साथ में देखो क्या कहता है, जहां हमारे पास में x का मान देखो बंद अंतराल क्लोज इंटरवल दे रखा है, क्लोज इंटरवल है हमारे पास में 0 से 1। तो चलो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो देखो एफ एक्स का अवकलन हो जाएगा एफ डैश एक्स। अब अगर इसका अवकलन करते हैं तो सबसे पहले तो देखो बच्चों हमारे पास में यहाँ पर पावर है 1/3, तो पावर का अवकलन होगा 1/3 x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1, और पावर में से -1 कम हो गया, यानी आपके पास में x की पावर n वाला जो अवकलन का सूत्र था हमने सबसे पहले उसे यूज किया, तो वो बन गया n इंटू एक्स माइनस n की पावर -1। तो ये तो बच्चों हमारे पास में इस घात का अवकलन हो गया। अब घात के अंदर जो दे रखा हम उसका अवकलन करेंगे, तो देखो यहाँ पर देख लो इंटू, तो बच्चों ये बन गया u इंटू v। तो आप x को स्थिर करो, x को स्थिर करेंगे तो इस ब्रैकेट का अवकलन होगा, तो x का x के सापेक्ष अवकलन 1 माइनस 1 का अवकलन हो जाएगा 0, 1 का अवकलन हो जाएगा 0, फिर मैंने किया प्लस, इस ब्रैकेट को स्थिर कर दो, x का x के सापेक्ष अवकलन हो गया 1, फिर प्लस इस 1 का अवकलन बन जाएगा 0। तो ये आपका पूर्ण अवकलन यहाँ पर हो चुका है। अब हम इसको सोल्व करके देखते हैं। देखो
तो हमारे पास में देखो क्या आता है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ये आपका 1/3 ऐसे कैसे, इसको देखो बच्चों ये क्या मिलता है, एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस वन, इसकी होल पावर बनेगा -2/3। इसको अगर हम बच्चों सोल्व करेंगे तो यहाँ से तो देखो x और ये बन गया आपके पास में प्लस एक्स माइनस वन, और अगर आपने सोल्व किया तो ये बन गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/3, ये आपके पास में बन गया एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस वन होल पावर 2/3 माइनस में, और ये बन गया 2x माइनस वन। अगर आप इसको और सोल्व करोगे तो देखो ये बन गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये बन गया आपका 2x माइनस वन अपॉन में 3। देखो बच्चों यहाँ पर पावर आपकी माइनस है तो ये माइनस पावर अपॉन में चली जाएगी, तो ये यहाँ पे आएगी तो ये प्लस बन जाएगा, तो ये बन गया x इंटू एक्स माइनस वन प्लस वन, इसकी पावर प्लस में बन जाएगी 2/3। तो ये हमारे पास में एफ डैश एक्स का मान आ चुका है। अब एफ डैश एक्स का मान आने के बाद में उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए हम एफ डैश एक्स को क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं। तो चलो देखो हम यहाँ पर लिखते हैं, देखो उच्चिष्ट व निम्निष्ट, उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए तो आपका देखो एफ डैश एक्स हो जाएगा 0 के बराबर। अगर ये 0 के बराबर हो गया तो इसका मान 0 के बराबर, तो इसलिए तो x माइनस वन अपॉन 3 इंटू एक्स माइनस वन प्लस वन होल पावर 2/3 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये सीधा आपका 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन गया 2x माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो x का मान आ गया यहाँ पे 1/2। अब आप खुद देखिए बच्चों यहाँ पर x कहाँ से लिया गया था, बंद अंतराल 0 से 1 में लिया गया था। तो आपका x का ये जो मान है आपको इस अंतराल में मिलेगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं चूंकि x बिलोंग्स टू 0 से 1, देखो x का मान 0 से 1 आपका बंद अंतराल में दे रखा है, क्योंकि x बिलोंग्स टू 0 से 1, तो तब हमारे पास में बच्चों क्या क्या मान हो गया, एक तो x का मान बन गया हमारे पास में ये 0, दूसरा मान बन गया 1/2, और तीसरा क्या मिल जाएगा आपका प्लस में 1 मिले जाएगा। अब बच्चों इन तीनों मानों के ऊपर हमें fx का मान निकालना है। इस fx का मान इन तीनों बिंदु 0, 1/2 और 1 के ऊपर निकालना है। इन तीनों बिंदुओं में जो सबसे ज्यादा मान आएगा वो उच्चतम मान हो जाएगा fx का, और जो सबसे कम मान आएगा वो आपका न्यूनतम मान हो जाएगा। तो चलो हम यहाँ पर निकालते हैं। अतः हम सीधा यहाँ पर बच्चों f 0 पर निकालते हैं फलन का मान। तो x बराबर 0 आप यहाँ पर रख दो, x बराबर 0, तो देखो क्या मान मिलता है, x बराबर 0, 0 माइनस में 1 प्लस में 1 और ये पावर 1/3। तो देखो क्या बना 0, ये आपका 0 बन गया बच्चों, 0 से गुणा हो गया पूरा 0, तो ये बन गया 1 की पावर 1/3, तो ये बन गया आपका प्लस में 1। ये आपका बच्चों कितना बन गया, प्लस में 1 बन गया। अब आगे दूसरा मान है आपका 1/2, तो देखो क्या बनता है, देखो 1/2 यहाँ पे रख दो सीधा x की जगह, तो 1/2 माइनस वन प्लस ये आपका वापस 1 बन गया, पावर आपकी बच्चों 1/3 है, गौर करना 1/3, इसको सोल्व करते हैं, देखो क्या मिलता है 1/3 1/2, देखो बच्चों ये 1/2, ये माइनस में 1/2 बन गया आपका, और ये प्लस में ये 1/3, और ये आपका 1/2 और ये देखो बच्चों कितना बना, माइनस में 1/4 और ये प्लस में 1 और 1/3। अब आप बच्चों खुद देखिए, ये आपका माइनस में 1/4 है, ये प्लस में 1 है, तो ये प्लस में 3/4, इसकी पावर बन गई 1/3। तो आपके पास में जब x का मान 1/2 होता है तो आपके पास में यहाँ पर fx का मान क्या बनेगा, 3/4 की होल पावर 1/3। लास्ट आपको x में +1 करना है, तो आपका देखो लास्ट वाला मान बच्चों f x का मान +1 पे निकालना है, तो देखो x की जगह आपको 1 करना है यहाँ पर, ये आपका 1 फिर 1 माइनस 1 और प्लस में 1, ये 1/3। आप खुद अगर इसको सोल्व करोगे तो देखो बच्चों क्या मिलता है, ये आपका 1 - 1 0, तो ये 1 की पावर बनेगी 1/3,
तो बच्चों देखो मैं सही से लिख देता हूँ इसको, ये 1⁻⅓ तो कितना आएगा आपका प्लस का 1 आएगा। अब आप यहाँ पे खुद देखिए हमारे इन तीनों मानों पे, इसके ऊपर ये मान आया, इसके ऊपर ये मान आया और इसके ऊपर ये मान आया। इन तीनों मानों में सबसे बड़ा मान कौन सा आ गया आपका, प्लस का 1 हो गया। तो बच्चों हमारा जो आंसर होगा इस 29 इस 29 नंबर वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, वो उत्तर क्या आ जाएगा, प्लस में 1। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अतः एफ एक्स का उच्चतम मान बच्चों कितना होगा, उच्चतम मान 1 होगा। ये हमारे पास में इस 29 का उत्तर यहाँ पे बन जाएगा प्लस में 1। तो इस तरीके से बच्चों हमारी जो एक्सरसाइज 6.3 थी, उस एक्सरसाइज का आज इस हमारी यूट्यूब क्लास में एंड हो जाता है। अब आने वाली जो मेरी क्लास होगी उसके अंदर बच्चों हमारी जो इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अवकलज के अनुप्रयोग, इसकी जो लास्ट वाली विविध प्रश्नमाला है जिसको हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं, उस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। और उसके अंदर अगर आपको याद है तो बच्चों सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और उन क्वेश्चंस में से बोर्ड एग्जाम में जरूर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उनके सॉल्यूशन को देखने के लिए आप बच्चों हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। और जो नए बच्चे यहाँ पे लगातार जुड़ रहे हैं बच्चों, वो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लास्ट में आप सभी नए बच्चों और पुराने बच्चों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।